बड़ी खबर भी आ रही है। पाक को आईएमएफ से भारी कर्जा मिला है। देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है। पाकिस्तान को आईएमएफ से भारी कर्जा मिला है क्योंकि हम लगातार विरोध कर रहे हैं। आईएमएफ ने ये कर्जा नहीं देना चाहिए क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन 8,500 करोड़ का कर्जा मिला है। देखिए किस तरह से पाकिस्तान को पीठ पीछे से जो लगातार मदद मिल रही है, ये इसका बड़ा उदाहरण है। भारत ने आपत्ति दर्ज कराई थी और ये कहा था कि मत दो, ये आतंकवाद के पोषण के लिए इसका इस्तेमाल करेगा, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करेगा, आतंकवाद को पालने पोसने के लिए करेगा, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करेगा, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा। लेकिन देखिए वही की वही स्थिति, और हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क भारत को आंख दिखा रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा मुल्क उसको मदद कर रहा होगा। और ये बड़ा मुल्क कौन है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल जहन में आता है तो जो आशंका थी वो सामने आई है। तो तमाम सवालात भी सामने आ रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है, क्या आईएमएफ ने भारी कर्जा पाकिस्तान को क्यों दे दिया। 8,500 करोड़ कम नहीं होता है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ चलिए बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल है, वो भी हम बात करते कि पाकिस्तान क्या इस फंड का इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करेगा तो कहां करेगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या जंग के बीच इतनी बड़ी रकम देना सही है। अभी तो दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। भारत के विरोध के बावजूद हम कह रहे हैं हमारी इंटरनेशनल नीति बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद कर्ज दे दिया गया। कर्ज देने के पीछे आईएमएफ की आखिरकार मंशा क्या है, और आईएमएफ को कर्ज देने के लिए किसने कहा। अभी कुछ औपचारिकता होगी या फिर ये फंड तुरंत मिल जाएगा, यानी ऐसा केवल देने की बात कह दी है लेकिन अभी युद्ध है, रुक जाए। पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल कहां करेगा, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के एक्सपर्ट ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं। अलूने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। आईएमएफ पर आप कल भी इस बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि आईएमएफ ने कर्ज नहीं देना चाहिए, और क्यों देगा पाकिस्तान को, कंगाल पाकिस्तान को कर्ज क्यों देगा जबकि वो आतंक फैला रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आई कि कर्ज दे दिया, और कर्ज छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा कर्ज है। 8,500 करोड़ का कर्ज है। तो किस तरह से देखते, पहली बात तो ये कि आखिरकार दे कैसे दिया और इसके पीछे वजह क्या है। जी ललित जी, देखिए कोई भी जो देश होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मांगता है, और उसका जो आधार होता है अपने देश में डेवलपमेंट की जो परियोजनाएं लागू होती है उसमें खर्च करने के लिए, अपने देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना के तौर पर। तो आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन्हीं देशों को कर्ज देता है जो देश डेवलपमेंट परियोजनाओं में खर्च करते हैं, अपने यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीज़ों पर बढ़ावा देते हैं, विकास पर बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान उस पैसे का सही उपयोग करता है, जो सुलगता व प्रश्न सवाल जो आपने खड़ा किया है। तो यदि आप एक नज़रें दौड़ाएंगे कि पाकिस्तान के पास जो पैसा आता है, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के पास जो पैसा आता है वो डेवलपमेंट परियोजनाओं से ज़्यादा जो वहाँ के सैन्य अधिकारी हैं उनके जो व्यवसाय है उनके लिए खर्च किया जाता है। वो पैसे का दुरुपयोग करता है और डेवलपमेंट परियोजनाओं के डेवलपमेंट परियोजनाओं को सामने दिखाता है, लेकिन असल में वह कट्टरपंथियों के जो सेंटर है उनको तैयार करता है। जैसे आपने ख्वाजा आसिफ का एक बयान देखा था कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपने देश के बच्चों से परीक्षा कैसे दें इस पर चर्चा करते हैं अपनी मन की बात में, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सेकंड लाइन है। तो दोनों देशों का विज़न साथ में सामने नज़र आता है। तो यह समय बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ पर जो हमको समझने की ज़रूरत है कि भारत के विरोध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्यों कर्ज दे दिया पाकिस्तान को। तो इसमें जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं या जो पैसा महाशक्तियों से मिलता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भागीदार होता है। तो बिना अमेरिका की कंसर्न के पाकिस्तान को ये पैसा मिल ही नहीं सकता था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो सेना के जो आपसी संबंध, जो मजबूत संबंध है, वो एक बार फिर सामने आ गए। यह भी सामने आया है कि तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम विरोधाभास के बावजूद, तमाम अंतर्द्वंद के बावजूद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। यानी कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है ये केवल दिखावे के लिए, मतलब जो हमारे साथ वो दिखावा कर रहा है
कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, पाकिस्तान को चेतावनी दी है। वहाँ के तमाम जो बयानात सामने आए हैं उससे तो यही लगा कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो अमेरिका है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल ललित जी, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ फिर दूसरा प्रश्न हम आगे लाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा मिल गया, अमेरिका की कंसर्न से मिला, अमेरिका के समर्थन से मिला, लेकिन पाकिस्तान मजबूत हो या पाकिस्तान जिंदा रहे ऐसा कौन चाहता है, या पाकिस्तान बर्बाद हो ऐसा कौन चाहता है? ये बहुत तो अमेरिका पाकिस्तान जो है वो जितना कर्ज में डूबेगा, पाकिस्तान जितना अस्थिर होगा, उतना ही अमेरिका को इसका फायदा मिल सकता है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो 1970 और 80 का दशक था, तब जब शीत युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने जो पाकिस्तान है वहाँ पर आतंकियों को तैयार किया था, तालिबानी आतंकियों को तैयार किया था, और उसी के जरिए सोवियत सेनाओं को बहुत बड़ी नाकामी मिली थी। कहाँ पर ले लीजिए? अफगानिस्तान में। अब देखिए, अब शीत युद्ध नहीं है, अब दुनिया बहुत आगे चली गई है, अब अमेरिका के वैसे हित भी नहीं है। लेकिन यदि आज आप देखें तो पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ एक देश है जिस पर अमेरिका की नज़र है। वो देश ऐसा है जो पिछले 5 दशकों से अमेरिका की नज़रों में खटकता रहा है। वो देश ऐसा है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान की। ईरान, जी। यदि ईरान को अमेरिका काबू में करना चाहता है, इजराइल बहुत आशंकित रहा है कि वहाँ के जो कहीं ईरान परमाणु बम नहीं बना ले। यदि उसने बना लिया तो, और इजराइल कभी भी ईरान को जीत नहीं पाया है। ईरान की रणनीतिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है, ईरान की भौगोलिक स्थिति, उसके प्रॉक्सी समूह जो है वो बहुत मजबूत है। तो आखिर अमेरिका उस पर जीत कैसे सकता है? और यदि अमेरिका ईरान में वापस काबिज हो गया तो वहाँ के जो तेल के भंडार है, जो वहाँ के ऊर्जा के भंडार है, उस पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। तो अब इस समय पाकिस्तान जो है वो जितना दबाव में आएगा, अमेरिकी दबाव में, उतना ही अमेरिकी हितों का संवर्धन होगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान की मदद एक तरफ IMF के जरिए की जा रही है और दूसरी तरफ युद्ध में चुप्पी बनाए रखी जा रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस युद्ध में, यदि लंबे समय तक युद्ध चलेगा तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान कर्ज में डूबेगा। निश्चित तौर पर यदि कर्ज में डूबता है तो उसे अमेरिका की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका उसको मदद देगा, लेकिन आने वाले समय में ईरान के लिए एक फ्रंट के तौर पर भी पाकिस्तान का वह इस्तेमाल कर सकेगा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण तरफ ध्यान आकर्षित किया है। तो मुझे जो लगता है कि जैसे यूक्रेन का इस्तेमाल किया गया, क्या उस दिशा में वैसे ही है जैसे यूक्रेन का इस्तेमाल किया गया? और यूक्रेन ये समझ रहा था कि हम इस रशिया जैसे देश को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि यूक्रेन की भी पावर को इतनी ज़्यादा नहीं थी अगर अमेरिका उसके साथ नहीं रहता, लेकिन क्या वो भी उसी तरह से इस्तेमाल कर रहा था? थोड़ा सा रणनीति अलग होगी, वहाँ थोड़े इंटरेस्ट कुछ अलग होंगे। देखिए बिल्कुल ललित जी, देखिए जब से जो सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ है, उसके बाद से दुनिया में एक पहचान दे दी गई है। हम पहली दुनिया है। पहली दुनिया वो जिनके पास पैसा है, दूसरी दुनिया है वो जिनके पास कम पैसा है, और तीसरी दुनिया वो है जिनके पास पैसा है नहीं, कुछ नहीं। मतलब आपने तय कर दिया कि हम मालिक हैं और आप नौकर हैं। इसे पहचान के आधार पर ये दुनिया जो है वो चल रही है। अब आप देखिएगा कि जो पाकिस्तान है, तो जो पहली दुनिया है वो दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के देशों का खूब उपयोग करते हैं, और ये कोशिश होती है कि दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के जो देश हैं ये ज़्यादा मजबूत नहीं हो जाए, क्योंकि ये मजबूत हो जाएंगे कि तो पहली दुनिया जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि जो चीन है वो जैसे जैसे उभरता है दुनिया में, वो भी सतर्क हो जाता है, अमेरिका भी सतर्क हो जाता है, क्योंकि वे ये नहीं चाहते कि एक विकासशील देश, एक पिछड़ा हुआ जो देश है चीन है, वो महाशक्ति बन जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न पर और विचार करने की जरूरत है। इस जो आपने प्रश्न पूछा ललित जी कि पाकिस्तान जो बर्बाद होगा या पाकिस्तान की इस युद्ध बिल्कुल में, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ के स्थानीय पत्रकार राशिद साहब उन्होंने दी है, और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चलिए उसका भी हम रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल बैठक करने वाली है, और बड़ी बात है कि राजनाथ सिंह ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण CDS के साथ ये बैठक करेंगे। तीनों ही सेनाध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, तीनों सेनाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। CDS भी जो है साथ में, CDS की ये बैठक है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब इस बैठक में क्या कुछ होता है,
किस तरह की रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि तमाम चीज़ें सामने आ रही है। अलूने साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि बैठकों का दौर लगातार जारी, इससे पहले जब पहलगाम हमला हुआ तभी से, लेकिन अब चूंकि ये हमला होने के बाद कल की जो पूरी घटना है उसके बाद भी हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय की बैठक हुई, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद तमाम बैठकों को लिया है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं, सीडीएस की ये बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्या ये जो पाकिस्तान की जो रणनीति उसको समझने की कोशिश है? जी बिल्कुल, देखिए ललित जी, ये दो देशों की सैन्य रणनीतियों का भी युद्ध है जी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले करके, जैसे हमास ने लगातार ड्रोन हमले किए, तो इसकी संभावना होती है कि एक या दो ड्रोन जो है वो यदि उसको सही तरीके से वो नहीं हो और वो यदि अपने निशाने के करीब भी गिर जाए तो उससे नुकसान हो सकता है, इसकी संभावनाएं होती है। और हमास को इसमें इजराइल में जो वहाँ का जो आयरन डोम था उस वो कुछ जो ड्रोन थे उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। तो सबसे पहली बात तो ये तो हो सकता है कि पाकिस्तान लगातार हमले करके बीच में मिसाइल हमलों की योजना भी बना रहा हो और इस कारण से भारत ऐसी किसी भी योजना से निपटने के लिए पूर्ण तैयार नज़र आता है। अब दूसरी बात यह है कि हम सैन्य रणनीति की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान जो है वो आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ रहे। यही कारण है कि उसके ऑपरेशन जिब्राल्टर जैसे कई सारी योजनाएं सामने आती है। अब भारत की सैन्य रणनीति क्या कर रही है? तो भारत की सैन्य रणनीति बहुत सही तरीके से काम कर रही है क्योंकि हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं और हम जिम्मेदार राष्ट्र की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जो हमने कल देखा कि वहाँ पर जो पाकिस्तान चाहता था कि वहाँ के किसी यात्री विमान को भारत मार गिराए और भारत की वैश्विक बदनामी हो, तो उसको भी इस युद्ध के कठिन समय में भी हमने ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान ड्रोन हमले करके पूरी रक्षा एजेंसियों का ध्यान वहाँ पर रखना चाहता है? बिल्कुल, पाकिस्तान ऐसा ही चाहता है। लेकिन हमारे आज का दिन देखिएगा कितना महत्वपूर्ण था कि रक्षा मंत्री भी मिले, विदेश मंत्री भी मिले, प्रधानमंत्री भी मिले और प्रधानमंत्री पुराने जो सेनाध्यक्ष थे, जो रिटायर्ड सेनाध्यक्ष थे, उनसे भी मिले। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री न केवल बारीकी से नज़र रख रहे हैं लेकिन इस रणनीति पर ध्यान भी रख रहे हैं। यही कारण है, कल आप देखिएगा कि कल आर्मी के बाद बीएसएफ से बात हुई। मतलब आर्मी फ्रंट पर जो लड़ती है उसके बाद बीएसएफ लड़ती है, उसके बाद फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए आप जब पीछे आते हैं तो फिर सीआरपीएफ लड़ती है, फिर यदि आपको औद्योगिक जो संस्थान है उनकी सुरक्षा करना है तो फिर सीआईएसएफ वहाँ पर तैनात होती है और इन सब के साथ स्थानीय पुलिस होती है और स्थानीय पुलिस के साथ अब सेनाध्यक्ष को यह अधिकार दे दिया गया है कि जो रिजर्व फोर्स है आप उसको कभी भी बुला ले, कभी भी उसका उपयोग कर ले। मतलब भारत की जो सुरक्षा जी वो रिजर्व पुलिस होती है दरअसल। तो ये जो मतलब तमाम 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4th लेयर, तो कई हमारी सुरक्षा के कई पायदान बना दिए गए हैं। और भारत, देखिए भारत एक जिम्मेदार देश है। हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता कि मोटरसाइकिल पर जो तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकल गए कि हम इमरान खान को छुड़वा लेंगे। हमारा जो देश है एक व्यवस्था पर चलता है, कानून और व्यवस्था पर चलता है। यही कारण है कि इसका ध्यान रखते हुए भारत की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की जो मंशा है बहुत स्पष्ट नज़र आती है कि वो छोटे छोटे हमले करके हो सकता है कोई टेस्ट कर रहा हो, किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो। भारत इससे सतर्क है और निश्चित तौर पर गंभीर जो चर्चा का विषय यही हो सकता है कि भारत का जो जवाब है वो कैसा हो सकता है। और भारत का जो जवाब है वो पाकिस्तान ने कल भी देखा था। यदि पाकिस्तान 24 घंटे के बाद देखेगा वो जवाब तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की बैठक हो चुकी है। हमारे यहाँ पर जो हम फर्स्ट यूज़ नहीं करने की जो नीति है, जिस पर हम पारंपरिक नीति पर काम करते रहे ललित जी, तो युद्ध जो होते हैं वो आदर्शवाद से नहीं जीते जाते। ये इसी पर मेरे को इसी पे मैं युद्ध जो है वो यथार्थवाद पर जीते जाते हैं, क्योंकि आपको अपने देश की रक्षा करना है, आपको अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करना है। और फिर हमारा उस सेना से सामना है ललित जी कि जो पृथ्वीराज चौहान ने उन्होंने 16 बार माफ कर दिया, 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने रात को
पृथ्वीराज चौहान के कैंप पर हमला करके उनको बंदी बनाया। ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो रात को हम दुश्मन के हालचाल पूछते हैं, सूरज ढलने के बाद हमारे पास यहाँ पर युद्ध लड़ने की परंपरा ही नहीं रही। तो ऐसे लोगों से हमारा युद्ध है। यही कारण है कि भारतीय सेना जो है बहुत सतर्क है, सरकार बहुत सतर्क है, और यही कारण है कि तमाम इसीलिए ये सवाल उठता है कि नैतिकता क्यों? नैतिकता उसके साथ दिखाई जाए, आदर्शवाद उसके साथ दिखाया जाए जो खुद आदर्श पर चल रहा हो। जब वो चल ही नहीं रहे और वो तमाम जिन देशों की बात कर रहे हैं वो हमारे साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे, वो पीठ पीछे से पाकिस्तान की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब IMF फंड की बात कर ले तो हमको दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तो है जो IMF फंड जो देने के लिए जिसने आगे बढ़कर कदम भले ही पीठ पीछे से उठाया हो लेकिन उठाया। तो ये तमाम चीज़ें देख कर लगता है कि हम किसको इंटरनेशनल लेवल पर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम कोई कदम नहीं उठा रहे, देखिए पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन आत्मरक्षा से क्या बार बार डिफेंस खेलना ठीक होगा? क्योंकि हम अगर बढ़ चढ़ कर आक्रमण करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान थोड़ा सोचे। अगर समय देंगे तो हो सकता है कि वो जो पैसा है उसका इस्तेमाल करें। तुर्की जैसे देश उनको मदद कर रहे हैं, चाइना जैसा देश उनको मदद कर रहा है। कैसे देखिए ललित जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपने पूछा है मुझसे। देखिए, एक जो ड्रोन होता है वो 30,000 रुपए से शुरू होता है और वो 5 करोड़ तक भी चला जाता है। उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पर यह होता है कि ड्रोन जो है कितना में। अब पाकिस्तान की जो हैसियत है, अपने लोगों, वहाँ पर महंगाई है, वहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त है। मतलब आटा जो है वहाँ पर 250 रुपया किलो मिलता है। जिस देश में आटा, उस देश के हालात आप समझ सकते हैं। तो इतना पैसा ला रहा है, कौन पैसा दे रहा है, जिसके बारे में हमारे देश में चिंता हो रही कि इतने ड्रोन आखिर आ कैसे रहे। तो इतने ड्रोन या तो तुर्की दे रहा है और इसका पैसा चीन दे रहा है। लेकिन चीन इतना पैसा दे क्यों रहा है? चीन आखिर चाहता क्या है? फिर हम वहीं पर आकर टिकते हैं, अमेरिका पर। अमेरिका क्यों चाहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो? अमेरिका क्यों चाहता है कि चीन जो पाकिस्तान अस्थिर हो? चीन के बहुत सारे फायदे हैं इस युद्ध से। ये जो युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान का, इससे सबसे ज़्यादा कोई किसी को फायदा है तो मुझे नज़र आता है ललित जी चीन। वो इसलिए क्योंकि चीन का जो बेल्ट एंड परियोजना प्रोजेक्ट है उसका आधार है पाकिस्तान, और उसमें सबसे जो सेंटर का काम करने वाला है वो ग्वादर बंदरगाह है। अरबों रुपया, अरबों डॉलर जो है वो खर्च कर रखा है चीन ने। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो उसके लिए बहुत खतरा साबित हो गई है। वो और दूसरी बात है, पाकिस्तान उस पैसे को चुका भी नहीं सकता, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। अब सबसे खतरनाक कौन होता है? चूंकि हिंसा से जन्मी हुई पाकिस्तान वो संतान है। देखिए, बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं कि 4 राज्यों के 26 जगहों पर हमले किए जा चुके हैं। 26 जगह। देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कि 4 राज्यों को निशाना बना रहे हैं और 26 लोकेशंस चुनी है और उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। जी, आप कंटिन्यू कीजिए। तो इससे ये जो कुछ हो रहा है, मतलब पाकिस्तान जैसा युद्ध लड़ रहा है, तो इससे चीन को क्या हासिल होगा? देखिए, चीन को बहुत कुछ हासिल होगा। चीन का पैसा तो वापस कर नहीं सकता पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान कर्ज में इस युद्ध से डूबेगा। ललित जी, डूबेगा तो उस कर्ज की वसूली चीन कैसे? चीन कभी कर्ज को माफ नहीं करता। फिर चीन क्या करेगा कि जैसे हब्बन टोटा बंदरगाह को 99 सालों के लिए लीज पर देने के लिए श्रीलंका मजबूर हुआ है, ऐसा ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो देने के लिए पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा चीन को। और ये दबाव है। तो चीन चाहता है कि पाकिस्तान इस युद्ध को लड़े, पाकिस्तान कर्ज में डूबे। क्योंकि मैं वही कह रहा था कि पाकिस्तान भारत विरोध में इतना अंधा है, पाकिस्तान हिंसा से जन्मी वो संतान है, जलन है, मतलब वो कुंठा है जी बिल्कुल। पाकिस्तान हिंसा से जन्मी हुई वो संतान है जो आत्मघाती बनकर भारत को सदियों तक परेशान करेगा। और भारत की जो सरकार है वो इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि हम पाकिस्तान को लंबे समय तक माफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान से कुछ भी द्विपक्षीय नहीं हो सकता। कश्मीर तो कम से कम पाकिस्तान से द्विपक्षीय हो नहीं सकता। तो भारत की सरकार जो पूरे आत्मविश्वास से पाकिस्तान की समस्या को मिटा देना चाहती है, तो भारत इसीलिए इस तीव्रता से युद्ध को लड़ रहा है। दूसरी बात है, ये युद्ध जितना चलेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किसी को चुनौती दे रही है तो वो चीन की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रही है। तो
अब भारत पांचवी अर्थव्यवस्था से बढ़ के तीसरी अर्थव्यवस्था, उसके बाद 2047 में जब आजादी के 100 साल हो रहे हैं तो भारत का विकसित देश बनने का जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा किसे परेशान करता है ललित जी? पहली दुनिया को, पहली दुनिया को। मैं उसी से जुड़ा सवाल जो जी, आपने पहली जी, बार बोला था जी। कि भारत कहां खड़ा है जी, क्योंकि आपने कहा था कि 3 हिस्सों में बांटा गया, बहुत ज्यादा अमीर और बीच वाला अमीर या सबसे गरीब। तो भारत की स्थिति क्या है? तो देखिए बिल्कुल अब भारत जो है वो दूसरी पायदान से तेजी से आगे बढ़ रहा है, मंजिलें तय कर रहा है। ठीक। 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन का लक्ष्य बना लिया है। हमारी सेना के आधुनिकीकरण की हम की ओर बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो पहुंचाते हैं युद्ध। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा नाकाम राष्ट्र है जिसको अपने अस्तित्व पर विश्वास नहीं है या वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। वहां के न तो राष्ट्राध्यक्ष है, न वहां की सेना है और न वहां की पहचान है। लेकिन इसमें चीन, अमेरिका जैसे देशों की मिलीभगत नजर आती है, इसमें पहली दुनिया की मिलीभगत नजर आती है। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है जो आज़ादी के बाद से हम समझाते रहे थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को यदि आगे बढ़ना है तो विकास के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए थे 2014 में तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और यह कोशिश की थी कि हम इवन मोदी जी ने 2-4 बार अपने भाषण में भी कहा था कि आइए हम युद्ध लड़ते हैं कि कैसे एक दूसरे से विकास में आगे निकल जाए, युद्ध लड़ते हैं कि कैसे दोनों देशों में गरीबी को कम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हिंसा से जन्मा हुआ देश है। ये पाकिस्तान मानने वाला नहीं। महत्वपूर्ण बात कही है कि कुंठा है और इस कुंठा का जो जलन है उस जलन का फायदा चाइना जैसा देश उठा रहा है और उठाएगा भी, क्योंकि उसे मालूम था कि जो है पाकिस्तान जैसे ही कमज़ोर होगा चाइना उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा पाएगा। इधर उसको ये भी मालूम है कि अगर युद्ध को रोका तो फिर काम नहीं होगा, पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होगा और युद्ध रोकना नहीं चाहता। उसको ये भी पता है कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान को कमज़ोर कर देगा, लेकिन इतना भी नहीं कि पाकिस्तान बिल्कुल मिट जाए, इसलिए बैकडोर से वो मदद भी देता रहेगा। और चलिए इस वक्त बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं, इस पूरे वॉर से जुड़े हुए क्या कुछ हुआ है, बड़े अपडेट आपको दिखाते हैं। तो बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही, तो देखिए टॉप 10 आपको बता दें इस से जुड़ी है। पाक को IMF से 85 करोड़ का कर्जा मिला और यही अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जिसका भारत विरोध कर रहा था। और इसके अलावा बलूचिस्तान में BLA के सीरियल धमाके जारी और हम लगातार बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान अंदर घुस रहा है, क्वेटा तक घुस रहा है। भारत की रणनीतिक विजय, ये रणनीतिक विजय। भारतीय सेना ने पाक ड्रोन को मार गिराया है, ये भी बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने पाक ड्रोन को मार गिराया क्योंकि कई ड्रोन जो है अलग अलग 26 स्थानों पर गिर रहे हैं। पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया है। 4 राज्यों को निशाना बना रहे हैं, 26 लोकेशंस को निशाना बना रहे हैं और दोनों देश तनाव कम करे। देखिए यूएस ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे उसी दिशा में दोनों देश तनाव कम करे पूरी तरह से। न तो वो चाहते ही नहीं युद्ध लड़े, युद्ध रुके। जी हाँ, पीएम की तीनों सेना प्रमुख के साथ चर्चा, जहाँ एक बड़ी बैठक पीएम की तीनों सेना प्रमुखों के साथ, ये भी अपडेट है। और श्रीनगर में धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही है। श्रीनगर का जो इलाका है, बॉर्डर का जो इलाका है, इस वक्त भारी गोलाबारी से गूंज रहा है। कई बार ड्रोन्स भी वहां पर आकर गिर रहे हैं, ब्लैकआउट भी कर दिया गया है। जफरवाल में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। ये थोड़ी थोड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से जो सामने आ रही है, जफरवाल से सामने आ रही है। और सियालकोट में भी भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। ये सैन्य प्रतिष्ठानों पर भारत की कार्रवाई है। भारत की ये बड़ी कार्रवाई, हालांकि इससे जुड़ी हुई कोई बड़ी अपडेट नहीं है कि वहां कितनी कार्रवाई और कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तानी सेना को, लेकिन ये सैन्य कार्रवाई सियालकोट में अगर बात करें और जफरवाल की बात करें तो जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। सर जम्मू जो है वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में कि सबसे ज्यादा उसी पर निगाह है। ले लीजिए जो जम्मू है और ये जो पश्चिमी मोर्चा है, खासकर आप उधमपुर ले लें, जयपुर जो है वो जम्मू ले लें और शिमला ले लें जी। तो भारत की जो सैन्य कमांड है 7 सैन्य कमांड है और उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो चंडीगढ़ में है जी, उधमपुर में भी है और जम्मू में भी है जी। तो पाकिस्तान जो है वो भारत की सैन्य कमांड जो है उसको निशाना बनाना चाहता है। यही कारण है कि पश्चिमी मोर्चे पर अधिकांश जगह, जिस पे चंडीगढ़ पर बात हो रही थी कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, तो चंडीगढ़ में हमारी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। ठीक, बिल्कुल। तो पाकिस्तान
उनको टारगेट करना चाहता है। मतलब यदि वहां पर ड्रोन भी फट गया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसका मैसेज देना चाहता है, अपने देश के लोगों को भ्रमित करना चाहता है। जैसे कल जो फेक न्यूज चली पाकिस्तान में, जो बैरूत में धमाका हुआ था, उस बैरूत के धमाके में पाकिस्तान में ये चलाया जा रहा है कि ये जो भारत पर हमला हुआ है, जो पुराने फुटेज लाकर ये बताया जा रहा है कि भारत पर हमला हुआ है, और कुछ भारतीय सैन्य अधिकारियों के लेटर बताए जा रहे हैं, जो न तो ब्रिगेड है उस नाम पर, न ही हमारे सैन्य अधिकारी है वो। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जनता को भ्रमित 1971 में भी ललित जी ऐसा किया गया था कि अंतिम समय तक पाकिस्तान के लोगों को कहा था कि हम युद्ध जीत रहे हैं, और थोड़े देर के बाद उनको पता चला कि 93,000 जो सैनिक है उन्होंने भारत के सामने नतमस्तक हो गए, घुटने टेक दिए हैं। तो ये जो देश है, ये अपने देश के, जो पाकिस्तान है, वो अपने देश के लोगों से झूठ बोलता मतलब है। केवल हमसे नहीं बोलता, वो सभी से बोलता है, इंटरनेशनल लेवल पर बोलता है। ये झूठा देश है, झूठा देश। और हर वो इंसान जो अपनी पहचान को नकारता है वो झूठ बोलता है। लेकिन अभी ये जो माइंड गेम खेल रहा है, ये कि इसके पीछे कोई और ताकत है क्या? ये माइंड गेम केवल पाकिस्तान के रणनीतिकों का है, या फिर कोई और, मतलब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं चाइना या तुर्की, कोई ना कोई इसे सिखा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें चीन इसके पीछे हो, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है बैकडोर से। हाँ। जी, क्योंकि चीन पाकिस्तान जैसे जो देश है, ये प्रॉक्सी देशों की तरह उपयोग में आने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। मतलब ये जो है, ये अपने नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कर्ज लेकर ही अपने देश को चला पाएंगे, ये दूसरों का उपयोग होंगे, और वैसे ही दूसरे शांतिप्रिय देशों के लिए समस्याएं उत्पन्न करते रहेंगे। तो इस देश से पाकिस्तान से चीन को भी फायदा है, अमेरिका को भी फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस देश को डरना चाहिए ललित जी इस समय पाकिस्तान से, वो ईरान है। ईरान को डरना चाहिए। जी, ईरान को डरना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? ईरान को इसलिए डरना चाहिए क्योंकि ईरान के ऊर्जा संसाधनों पर अमेरिका की नजर है, और ईरान जो शिया बाहुल्य देश है चूंकि, और सबसे ज्यादा शियाओं पर हमले होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, और ईरान के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि शियाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह ईरान के बाद है तो भारत है। ये कारण है कि ईरान के विदेश मंत्री भारत अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुसना चाहता है, और ये एक बड़ा खतरा उसको हो सकता है। जी, और यदि ईरान में पाकिस्तान के जरिए घुस गया, और देखिए अमेरिका और इजराइल इस नीति पर काम कर रहे हैं कि किसी कीमत पर जो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया है ईरान, वहां पर सत्ता को पलट दिया जाए, खोमेनी जो है उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। तो वो बड़ा कट्टरपंथी से नजर आते थे भारत के लिए भी, लेकिन वो क्या फिर एक अलग दिशा में हम सोच रहे थे। एक दौर हुआ करता था ललित जी 1979 के पहले, वहां पर अमेरिकी परस्त सरकार हुआ करती थी, तो तब तक जो अमेरिका है वो अपनी इच्छा के अनुसार ईरान को चलाता था। तो ईरान जो है अमेरिका के लिए बेलगाम देश है, और यदि ईरान को नियंत्रित कर लिया तो अमेरिका का पूरा मध्य पूर्व में कब्जा हो जाएगा। जी। तो ये भी पाकिस्तान के जरिए होगा, और यदि पाकिस्तान कंगाल होता है तो चीन का कब्जा बलूचिस्तान में हो जाएगा। और बलूचिस्तान की आपने बात की, एक बड़ी खबर आ रही है, बलूचिस्तान में बीएलए का हमला। जी हाँ, बलूचिस्तान में जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला कर दिया है, पाक सेना की चौकियों पर यह हमला है, और सिब्बी और क्वेटा में भी बीएलए ने अटैक कर दिया है। मुझे लगता है क्वेटा के नजदीक पहुंच गए। ये बेनिस्तान में चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, ये भी बड़ी खबर आ रही है। कल तो ये यूएनओ से अपील कर रहे थे कि हमें जो है दर्जा दे दो, हमें मान्यता दे दो यहाँ पर। अभी तक तो खैर वो वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन क्वेटा के नजदीक पहुंच गए। कैसे देखते सर? ललित जी, एक किताब थी आर्ट ऑफ वार, एक किताब है, युद्ध लड़ने का मतलब युद्ध लड़ने की कला। तो उस किताब में ये बहुत स्पष्ट है कि युद्ध वो जीते जाते हैं जो बिना लड़े जीत लिए जाएं। तो भारत की सेना जो है, या भारत ने जो पाकिस्तान पर हमले किए हैं, उसका नतीजा ये है कि बीएलए जो है उसको मनोवैज्ञानिक लाभ मिला है, और भारत बिना लड़े युद्ध जीत इसलिए रहा है क्योंकि उधर से बलूचिस्तान की सेना इनके पीछे भाग रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानियों को खदेड़ रही है, और ये पाकिस्तानी सेना मरने के लिए भारत की सीमा की ओर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसता जा रहा है, और ये युद्ध जितना ज्यादा दिनों तक चलेगा पाकिस्तान की परेशानियां उतनी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो तकरीबन 44% जमीन जो है पाकिस्तान की वो उसी के पास है, और बलूचिस्तान आगे यदि निकल गया पाकिस्तान के हाथों तो जमीन नहीं निकलेगी ललित जी, सारे खनिज संसाधन निकल जाएंगे, ऊर्जा के सोर्स निकल जाएंगे। ग्वादर छत्तीसगढ़ की बात करते थे उसी तरह से
जी ग्वादर बंदरगाह निकल जाएगा, हाँ, ये तो सब कुछ चाइना। निकल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि चाइना के हाथों ही खेल रहा हो बीएलए, ये भी आपने एक बिल्कुल। अनुमान लगाया था कल, मुझे याद आ रहा है कि चाइना जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को साथ में लेकर उनको पूरा जो हिस्सा दे दे और फिर उसको तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिसकी आप बंदरगाह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए चीन की बहुत सीधी लाइन है, माओ ने कहा था कि हमको मिलना चाहिए कि जी शक्ति जो है वो बंदूक की नली से निकलती है। ठीक सर। तो चीन उसी के साथ खड़ा रहता है जिसकी बंदूक की नली से गोलियां निकलती रहती है। तो यदि बीएलए अलग हो भी गया तो देखिए म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में चीन का बहुत सारे प्रोजेक्ट काम करते हैं। जब तक म्यांमार की आर्मी का वहां पर कब्जा था तब तक चीन उनके साथ रहा। जैसे विद्रोही समूहों ने वहां पर कब्जा किया तो चीन उनके साथ हो गया। यहां पर भी चीन जो है वो बीएलए के साथ समझौता कर लेगा और वो जो पाकिस्तान है उसको अकेला छोड़ देगा। जैसे जिसको एक उदाहरण और है इसका, ललित जी, कि शेख हसीना चीन की यात्रा पर गई थी जब 5 अगस्त के पहले जब इनको हटाया गया और ये यात्रा अधूरी छोड़कर आ गई थी शेख हसीना। क्यों? क्योंकि चीन को ये खबर थी कि इनको सत्ता से हटाया जाने वाला है और शेख हसीना ने बांग्लादेश के आधुनिकीकरण के लिए चीन से बहुत ज़्यादा समझौते किए। चीन ने तब तक इनको स्वीकार किया जब तक कि शेख हसीना जो है मजबूत थी। जैसे ही कमजोर हुई दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और जो चीन है वो मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ा हो गया। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है और मैं इसी का जिक्र कर रहा था क्योंकि देखिए बांग्लादेश जब ऐसी जरूरत पड़ी, हम ये कह रहे हैं कि आप बीएलए क्या चाइना के साथ मिलेगा या चाइना उसका इस्तेमाल करेगा। बांग्लादेश ने भी कहा, पहले तो देखा जाए तो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, पाकिस्तान ने कितना यूज़ किया, उनका कितना उनको मुश्किलों में डाला है जिनकी आप चर्चा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश इस वक्त की परिस्थिति है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। पिछली बार हमने देखा कि वो भारत के खिलाफ दिखाई दे रहा है लेकिन पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है। हालांकि कंडीशंस बदलती रहती, ये इंटरनेशनल मंच है, लेकिन ये बड़ा हमला है बीएलए का। बलूचिस्तान पर अगर वो कब्जा जमा लेता तो क्या होगा, पाक सेना की चौकियों पर अगर हमला करता है तो क्या होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही कि सिब्बी और क्वेटा में बीएलए का अटैक सामने आया है। तो ये क्वेटा, आपको क्या लगता है क्वेटा अगर तक पहुंच गया है वो तो 1/3 इलाका हो गया है? जी बिल्कुल। क्वेटा में पाकिस्तान का सैन्य एक अड्डा है, बहुत बड़ा सेना का सेंटर है। मतलब यदि बीएलए ने क्वेटा पर कब्जा कर लिया तो वहां का जो कमांडेंट पोजीशन है जहां से पाकिस्तानी सेना बहुत आगे तक नजर रखती है, इवन ईरान तक नजर रख पाती है, अफगानिस्तान तक नजर रख पाती है, वो जो इलाका है वो उसके हाथ से चला जाएगा। मतलब ये जो बढ़त है ये बीएलए की बढ़त नहीं है ललित जी, ये भारत की सामरिक बढ़त है। जी बहुत बढ़िया। मतलब भारत को क्वेटा जीतने जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बीएलए यदि जीतता है तो फिर वो भारत की गोद में रख देगा उस चीज को। ठीक। तो ये भारत जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो लगातार बैठकें हो रही है, तो ये बैठकें जो है ये रणनीतिक बैठक है, ये कूटनीतिक विजय की बैठक है और भारत अपनी क्षमता पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहा है। ठीक ललित जी, भारत अपनी पूरी क्षमता का भी कर नहीं बिल्कुल रहा है। जिस दिन करेगा तो उसका भी एक असर दिखाई देगा। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। अभी यदि हम ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दे, अग्नि का उपयोग कर ले, हमने बाकी मिसाइल के बारे में सुना है, हमने नहीं किया। तो हमने तो अभी तक हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं और हम दुश्मन पर उतनी कार्रवाई कर रहे हैं जितनी जरूरी है। लेकिन हम मौका दे रहे हैं बीएलए को, हम मौका दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, उन तमाम संगठनों को मौका दे रहे हैं जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये भारत की जो चुप्पी है या भारत जो शांति से रुको और देखो की नीति पर चल रहा है, ये बहुत अभूतपूर्व है। ये तो खैर भारत की बात है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो क्या ये भी एक उसकी रणनीति हो सकती है कि वो सस्ते ड्रोन अटैक करके भारत के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो देख ले और उनको खर्च कर दे? ऐसा तो खैर नहीं होता है, वो तो कई बार इस्तेमाल करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद, और इसी बीच वो फिर अपने बड़े वाले जो कहते हैं कि वो पीछे से छुपा के रखे, उन्हीं के सहारे फिर उनका इस्तेमाल करें, भारत को दिग्भ्रमित कर दें, भारत को कंफ्यूज कर दे या परेशान कर दे, थका दे। जिसको हम कहते हैं ना कि जो कमज़ोर होता है वो थका कर फिर वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है कि वो थकाता है, इतना थक जाता है पहलवान कि उसके बाद फिर मुश्किलों में आ जाता है।
जी बिल्कुल ललित जी, देखिए जो युद्ध होते हैं वो रणनीतिक तरीके से जीते जाते हैं। पूरे दुनिया का आप इतिहास उठाकर देख ठीक लीजिए। पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत पर हमला किया, भारत ने 12 दिनों के बाद 13वें दिन हमला किया, मतलब 13वीं मनाई। तो ये जो 13वीं मनाई, ये जो 13 दिनों का समय था, ये व्यूह रचना का समय था, ये कार्य योजना का समय था। और पाकिस्तान ने उस हमले के दूसरे दिन ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान जल्दबाजी में है, पाकिस्तान जो है वो अपनी उस क्षमता का प्रयोग कर रहा है जो वो तुरंत नुकसान पहुंचाने की नीति पर काम कर रहा है। और भारत जो है, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो भारत की ताकत को देख रहा है, लेकिन दरअसल बात यह है ललित जी कि वो कहते हैं ना कि तेल देख लें या तेल की धार देख लें, तेल देख ले या तेल की धार देख ले। जी बिल्कुल। तो हमारी जो सेना है या हमारी जो सरकार है वो पाकिस्तान को देख रही है, पाकिस्तान क्या कर सकता है उसको देख रही है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तीव्रता से कल रात को भारत ने हमले किए थे, इस्लामाबाद में हमले किए थे, वो बहुत बड़ी बात थी जी। और यदि पाकिस्तान में सामर्थ्य होता तो वो कल ही उसको युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए था। जो देश ये कह रहा था, जिसके रक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि यदि सिंधु नदी पर कोई ढांचा बनाया गया तो हम युद्ध का ऐलान समझेंगे। भारत ने तो झेलम का पानी रोक दिया, भारत ने तो इस्लामाबाद में जाके ढांचे उड़ा दिए, भारत ने लाहौर की डिफेंस कॉलोनी में जाकर वहां पर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाया। पाकिस्तान इन ड्रोन हमलों के जरिए भारत को बिल्कुल दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो ललित जी कि भारत की सेना सतर्क है। लेकिन एक चीज और समझ में आ रही है कि वो जो ड्रोन है वो खाली है, उसमें बारूद नहीं है। मतलब वो ऐसे ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है जिनका अगर आप नष्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस ये कि हम लगातार, हाँ एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो चाइना ने जो एक एडवाइजरी जारी की है, बड़ी एडवाइजरी है, ये भी हम आपको बताएंगे कि चाइना ने अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान, भारत और जो नेपाल में रह रहे हैं उन नागरिकों के लिए ये चेतावनी जारी की है कि यहाँ की यात्रा से बचें। देखिए, ये आप अभी चाइना का जिक्र ही कर रहे थे कि चाइना कितनी बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे थे कि आप वो तो ये मतलब इसका मतलब वो मान रहा कि युद्ध होना चाहिए, और आप कह ही रहे कि पाकिस्तान बर्बाद तभी होगा जब युद्ध होगा, और वो अपने नागरिकों को बचा भी रहा है। अब देखिए, यहाँ पर भारत को एक रणनीतिक विजय और मिली है। ठीक कि चीन ने जो एडवाइजरी जारी की उसमें नेपाल का क्यों लिखा है कि नेपाल की यात्रा क्यों नहीं करे, क्योंकि नेपाली नागरिक की भी वहां पर हत्या हुई है। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है, कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री चीन के साथ खड़े होना था, लेकिन नेपाल ने घोषणा की है कि वो भारत के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वो भारत के साथ है। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है, और यही कारण है कि नेपाल चूंकि भारत के साथ है, मतलब कि इसका मतलब ये भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान जो है उसकी नेपाल पर नज़र होगी। क्योंकि पाकिस्तान के जो इरादे थे, सेना अध्यक्ष ने जिस प्रकार से कहा था, द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की बात कही थी, तो अब यदि नेपाल भारत के साथ पूर्ण तौर पर खड़ा होता है तो कम से कम एक वो देश जो भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के तौर पर काम करता है, वह देश वापस भारत के साथ खड़ा हो रहा है। तो इस युद्ध में जो भारत ने आक्रामकता दिखाई है, अब धीरे धीरे दक्षिण एशिया के देश जो भ्रमित होकर पाकिस्तान के करीब जा रहे थे, अब वो भारत की ताकत को समझ गए, भारत के सामर्थ्य को समझ गए, और निश्चित तौर पर ललित जी भारत के साथ खड़े होंगे। लेकिन ये जब तमाम हम बातें करते हैं तो वो तमाम देश जो चाइना से नफरत करते होंगे, कहीं ना कहीं वो ये स्ट्रेटेजी जो हम समझ रहे हैं वो समझ ही रहे होंगे कि पाकिस्तान को बर्बाद करके वहाँ पर आना चाहता है। तो ऐसे कुछ देश होंगे। आप तो कह रहे हैं कि अमेरिका और चाइना भी मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे रशिया है, जी भारत का परंपरागत मित्र रहा है इससे पहले भी, तो ये उन देशों की क्या इसमें भूमिका है, क्योंकि उनकी भी चुप्पियां दिख रही है, वो भी कुछ बोल नहीं रहे। सवाल आपका बहुत अच्छा है ललित जी, लेकिन एक बात है कि जो भौतिकवादी युग है, पहले जो नेता होते थे वो आदर्श हुआ करते थे, आदर्श रूप होता था, मूल्यों और आदर्शों पर चलते थे। लेकिन अब के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उसमें अधिकांश भ्रष्ट होते हैं। तो ये जो भ्रष्ट राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो अपने देश के हितों से ज्यादा स्वयं के हितों का संवर्धन करना चाहते हैं और चीन से कर्ज लेते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उस प्रोजेक्ट से वो पैसा अर्जित कर सके। जैसे आप ले लें महिंद्रा राजपक्षे को। ठीक, राजपक्षे जो परिवार है वो भ्रष्ट परिवार है श्रीलंका का, और उन्होंने पूरे श्रीलंका को कर्ज में डुबो दिया। जब जनता ने विद्रोह किया तो भाग खड़े हुए। शेख हसीना भी अंततः वो भारत की पक्षधर जरूर थी,
लेकिन शेख हसीना ने भी देश में लोकतंत्र के जो हालात किए उसके बाद वो भी भाग खड़ी हुई। तो ये जो चीन से कर्ज लेने वाले जो देश हैं, जो अच्छे मूल्यों वाले देश हैं ललित जी, वो चीन की गिरफ्त में नहीं आते। यही कारण है कि यूरोप के कई जो देश है उन्होंने चीन का बहिष्कार कर दिया है। ठीक, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि और दूसरी बात यह भी है कि और ये एक जो बड़ी बात में हम कंटिन्यू करेंगे, पाकिस्तान को आईएमएफ की फंडिंग का विरोध भारत ने किया है, तो अब भारत पहले से कर रहा है, इसके खिलाफ वोटिंग भी की है। आतंकियों को पनाह देने में उपयोग किया जाएगा। पाक को आईएमएफ से भारी कर्जा मिला है, 8,500 करोड़ का ये भारी भरकम कर्जा। भारत लगातार कह रहा है मत दो पाकिस्तान को, आतंकवाद को पनाह देता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी परिस्थिति में खास तौर पर जब लड़ रहे हैं आपस में, भारत मना कर रहा है और आप पाकिस्तान को फंड दे रहे हैं, किस तरह का मैसेज जा रहा है? पाक को आप आईएमएफ से भारी कर्जा मिल रहा है 8,500 करोड़ का, और ये जो संकेत है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी ने आईएमएफ को, देखिए आईएमएफ अपने आप तो ये कर्जा देगा नहीं, और आप लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि वो अमेरिका के बिना समर्थन के आईएमएफ दे नहीं सकता। तो नहीं, देखिए पाकिस्तान जो है उसका दुनिया खूब उपयोग करती है, और ऐसे कई देश हैं ललित जी, पाकिस्तान नहीं है, जैसे उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया का दुनिया भर ने बहिष्कार कर रखा है, लेकिन उसको एक ह्यूमन बम बना रखा है किसने? चीन ने, चाइना ने। कि जब भी चाइना को दबाव में लाने की कोशिश होती है तो उत्तर कोरिया जो है वो अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है, और जो अमेरिका है उसको धमकाता है। जब भी चाइना जो है दबाव बनाना चाहता है तो किसका उपयोग करता है? उत्तर कोरिया का उपयोग करता है। ऐसा रूस ने भी किया है। रूस भी क्या करता है कि जब भी रूस को अमेरिका पर दबाव बनाना पड़ता है तो ईरान के राष्ट्रपति से जाके पुतिन और दोनों जो है ईरान के राष्ट्रपति बात करते हैं। तो एक चीज मुझे याद आई ललित जी, कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि जब भी मैं किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करूं तो तुम आकर मुझे ये बोलना उस राष्ट्र, वो जो राष्ट्र उसका दुश्मन राष्ट्र कौन है, तो उस राष्ट्र से फोन आया है। मतलब आप सोचिए जुल्फिकार अली भुट्टो कि प्रतिद्वंदी राष्ट्र से फोन आया है। तो बेनजीर भुट्टो, जब भी जुल्फिकार अली भुट्टो यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करेंगे तो जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो जाकर बोलते थे कि पापा रशिया से फोन आया। ठीक है, मतलब रणनीति है। ये जो रणनीति है, तो इस रणनीति का भरपूर उपयोग होता है। लेकिन देखिए ये तो जो गेम है, ये जो युद्ध का मैदान है, जो खेल का मैदान जिसको माना जाता है, जिसमें राजनीति में एक सिद्धांत भी है कि ऊपर वही होता है जो सही कूटनीति का प्रदर्शन करता है। लेकिन ललित जी तमाम उसके बावजूद अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है या जो पाकिस्तान वाला जो आप ये मानते हैं कि भारत की कूटनीतिक सफलता, भारत बहुत अच्छे से खेल रहा है इस गेम को, और भारत न केवल खेल रहा है लेकिन भारत जो है वो इस गेम को बहुत अच्छे से जीतेगा भी। और इस जीत के साथ ही वो मैदान जिस पर भारत खेला है, तो वो जो मैदान है वो मैदान भारत के पक्ष में आने वाला है, वो मैदान भारत के लिए हमेशा होने वाला है। इसी बीच अब इमरान खान की बात करते, क्योंकि हमने वो तमाम समर्थकों को देखा जो लगातार नारे, उनको लगा था कि अपॉर्चुनिटी है, भारत अगर हमला करता है तो इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे। इमरान खान भी अपने दुश्मनों के लिए यही सोच रहे होंगे। आपको उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, और क्या उनका भी कोई इस्तेमाल कर रहा होगा या कर सकता है? देखिए ललित जी, ये पाकिस्तान जो है ये कबीलों में बटा देश है जी। ये एक ऐसा देश है जो मध्य युग से ऊपर आना ही नहीं चाहता। अब आप देखिए खैबर पख्तूनवा जो है, जो इलाका है, जो जहां पर इमरान खान की पार्टी जो है वो शासन में है। अब आप खैबर पख्तूनवा में देखिए, वहाँ पर शिया और सुन्नी के लगातार झगड़े हो रहे हैं। उस इलाके में जो शियाओं का एक ग्रुप है सिपह साबा, और सुन्नियों का एक ग्रुप है लश्कर ए झांगवी। ये दोनों इसलिए बने हैं कि दोनों एक दूसरे पर हमले करें। और एक ग्रुप और काम करता है जो ईरान की बॉर्डर के करीब है, जैश अल उदल जी। ये जो आतंकी संगठन है, ये जो है ये बलूचिस्तान की मांग कर रहा है, जो जिस पर ईरान निशाना बनाता है। तो ये सारे खैबर पख्तूनवा में रहते हैं। अब खैबर पख्तूनवा जो है वो आईएस के लिए आईएसआईएस की नज़र है कि उसका खैबर पख्तूनवा पर, क्योंकि
बहुत सारे लोग जो तालिबान से नाराज हो गए या जो तहरीक तालिबान से नाराज है वो जाते हैं आईएसआईएस में। और आईएसआईएस की जो पूरी योजना है, एक जो आईएसआईएस खुर्रम कहा जाता है, जो अफगानिस्तान के इलाकों और इधर पूरा काम करती है, तो ये सारे ग्रुप कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं खैबर पख्तूनवा में। अच्छा। अब खैबर पख्तूनवा जो है वो कहने के लिए पाकिस्तान का, लेकिन वो पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान के परिवार सबसे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर तालिबान के सबसे ज़्यादा परिवार रहते हैं। जहाँ तालिबान के वहीं पर आईसिस का भी है। आईएसआईएस, जी बिल्कुल। अब आप सोचिए कि तालिबान के परिवार भी रहते हैं, आईएसआईएस वाले भी रहते हैं, तालिबान की जो सरकार में जो हक्कानी ग्रुप है, जो सिराजुद्दीन हक्कानी, हाँ जी, वो भी मूलतः कहाँ का है? खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, अब आप बताइए, मतलब बड़ा इस तरह का इलाका है वो, मतलब पूरा आतंकवादियों की पनाह स्थली है वो। अब वहां पर हालात ये है ललित जी, जी, ये पाकिस्तान एक बड़ी खबर का हम रुक कर लेते हैं। सऊदी के विदेश राज्य मंत्री शहबाज, भारत पाक तनाव के बीच में मुलाकात। देखिए हम मुलाकात का जिक्र कर रहे थे, पाक पीएम से शहबाज ने मुलाकात की है। शहबाज के साथ सेना प्रमुख मुनीर मौजूद है, जिनके बारे में कह रहे थे कि कहाँ गायब हो गए। तो शहबाज के साथ मुनीर देखिए कहाँ गायब नहीं हुए, रणनीति बनाने में लगे हुए थे। सऊदी के विदेश राज्य मंत्री शहबाज, बड़ी खबर है सर, ये कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से देखिए इसके क्या मायने। देखिए तस्वीरें आ रही है सामने। हम कह रहे थे कि कहाँ छुपे हैं, क्या इन्हें अगवा कर लिया गया? नहीं ललित जी, मेरे विचार में चूहा बिल से वापस बाहर चूहा बिल से वापस बिल्कुल, क्योंकि सऊदी अरब यदि आता है तो सऊदी अरब भारत का बहुत मित्र है। यही तो मेरे को आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि शहबाज के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़े संबंध हैं उनसे। और सऊदी अरब का पाकिस्तान गुलाम है, गुलाम है, मंदिर है वहाँ का तमाम लोग। ललित जी, ये जो पाकिस्तान है सऊदी अरब के कर्जे में डूबा हुआ देश है। हालात इनके ये है कि इन्होंने देखिए, हमारे यहाँ पर जो अभ्यारण्य होते हैं, हमारे यहाँ पर वन होते, वहां पर हम जंगली प्राणियों के जो उनको लेकर हमारे कानून हैं, कोई उनका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में यदि सऊदी अरब के लोग जाकर वहां पर शिकार करते हैं तो उसके लिए बाकायदा कुछ जंगल बना रखे हैं पाकिस्तान ने, उनको अनुमति दे रखी है। मतलब इस प्रकार की गुलामी करते हैं। तो ये जो चूहा जो कल छुप गया था शहबाज शरीफ बिल में, वो बाहर आ गया है। तस्वीरें देखिए, हाथ जोड़ के ऐसा लग रहा है कि आप बताएं क्या करना है मुझे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तस्वीरें कुछ बयान कर रही है। नहीं, ये कल्चर है। अच्छा ठीक, वो आदेश मेरे आका, आदेश मेरे आका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब आप बताइए मुझे क्या करना है। तो आप सही कह रहे हैं कि चूहा बिल से बाहर आ गया, ये हम कह सकते हैं कि अभी ये कहीं ना कहीं छिपे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी बातें सामने आई थी कि क्या इनको हटाया गया है। ये भी एक खबर सामने आ रही थी कि क्या उनको हटाया गया है। लेकिन ये यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि न तो उनको नजरबंद किया गया, न उनको हटाया गया, बल्कि वो जो है छुपे हुए थे कहीं ना कहीं, या कुछ रणनीति बना रहे थे। लेकिन अब बात क्या हुई? ललित जी एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, सऊदी अरब का जो राज परिवार है या सऊदी अरब में जो धार्मिक स्थल है, बहुत पवित्र माने जाते हैं इस्लाम में, लेकिन सऊदी अरब के राज परिवार को मजबूत रखने में पाकिस्तानी सेना योगदान देती है जी। पाकिस्तानी सेना वहां पर तैनात है, इनके दस्ते वहां पर तैनात होते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि मुनीर जो है वो कल से नजरबंद होकर कहीं बिल में छुपे हो, लेकिन सऊदी अरब ने दबाव बनाया होगा कि उनको बिल से वापस बाहर निकालिए, मतलब भारत की तरफ से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सऊदी अरब के दबाव में मुनीर को वापस छोड़ना पड़ा होगा, और मुनीर ने भरोसा दिलवाया होगा कि पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट नहीं होगा, तब जाके शहबाज शरीफ जो मुनीर को बाहर लाए होंगे। और ये जो दोनों हैं ये नतमस्तक हो गए कि आदेश मेरे आका, सऊदी अरब के आगे। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये अगर ऐसी बात है तो फिर क्या हम मुनीर पर विश्वास कर सकते? नहीं, भले ही सऊदी उनको मना के बाहर निकाल के लाया हो और उसने यहाँ पर समर्पण कर दिया एक प्रकार से, लेकिन मुल्ला मुनीर पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो भाषण दिया था व्यापारियों के सामने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर जो बात कही थी, तो ऐसा लगा था कि कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं, कोई सेनाध्यक्ष नहीं, कोई गली का गुंडा जो सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करना चाहता हो, इस प्रकार के उनके बोल थे, उनके अल्फाज थे। तो मुनीर पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा कूटनीतिक मूव है। लेकिन इससे क्या होगा? अब आगे की आप परिदृश्य क्या देखते हैं? अब इन्होंने चलो इनको बाहर निकाल लिया, शरीफ साहब भी मान गए होंगे, उनको बाहर निकाल लिया, लेकिन आगे का परिदृश्य क्या? यहाँ पर सऊदी कुछ मनाने की कोशिश करेगा या फिर युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा? इनका आगे का क्या, आपको क्या दिखाई? भारत की तरफ से है ये। मुझे लगता है ललित जी की
हाफिज सईद, अजहर मसूद, है ना, अजहर महमूद, ऐसे जो आतंकी है भारत को सौंप दो। भारत को सौंप दो। बहुत बढ़िया। ये टेबल जो हाँ, यदि युद्ध विराम होता है हाँ, तो इसी उस पर होगा कि वो आतंकी भारत को चाहिए, और हाफिज सईद को बिना भारत को सौंपे मुझे नहीं लगता कि मोदी जी मानेंगे। मानेंगे। क्योंकि ये सीधी सी बात है कि मोदी जी को कहा गया कि मोदी जी को जाके बताओ। अब मोदी जी अब पूरा करेंगे जो संकल्प उन्होंने लिया है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे पहला 21 से ज़्यादा मुझे लगता है कि चिन्हित किए गए थे, उनमें से केवल 9 ठिकानों पर हमले हुए थे। अभी बचे हुए हैं, यानी कि 12 जगहों पर अभी हमले होने हैं। जी। तो अब खैर स्थितियां बदल चुकी है, अब तो आतंकी इधर से उधर चले गए होंगे। इस वॉर की सिचुएशन में वो कहाँ है। यहाँ पर एक बात और ललित जी मैं कहना चाहूँगा कि सऊदी अरब में भारत के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहा है तो चीन कर रहा है। ठीक। इसका मतलब है कि चीन की भी भूमिका हो सकती है इस मसले को लेकर, क्योंकि चीन इस बात को जानता है कि भारत उसकी सुनेगा नहीं। तो एक डिप्लोमेटिक कदम भी हो सकता है जो चीन ने सऊदी अरब के जरिए आगे बढ़ाया है। हाँ जी। क्योंकि मध्य पूर्व में जो चीनी परियोजनाएं हैं, वो चाहे ईरान हो, वो चाहे सऊदी अरब हो, आपको याद होगा कि कई दशकों से जो चीन और जो सऊदी अरब और जो ईरान के जो राजनयिक संबंध खत्म थे, उसको चीन ने दोनों के राजनयिक संबंध एक दूसरे के देशों में राजदूत भेजे। ठीक। तो इसमें चीन बहुत बड़ा मध्यस्थ रहा है। तो सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री यदि पाकिस्तान में है, या कि ये दोनों भागकर वहाँ गए सऊदी अरब, दोनों जो भी खबरें सामने आए, तो ये तभी संभव होगा जबकि इसमें अमेरिका की कंसर्न भी होगी, इसमें चीन की कंसर्न भी होगी। और अमेरिका और चीन इस बात को भली भांति जानते हैं कि सऊदी अरब भारत का अच्छा दोस्त है और सऊदी अरब का अमेरिका गुलाम है। तो दोस्त भी सुन लेगा और गुलाम भी सुन लेगा। तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो सबसे विश्वसनीय कोई मध्यस्थ हो सकता है तो सऊदी अरब हो सकता है। तो ये भी आपने बहुत, क्योंकि रणनीतिक रूप से ये तमाम चीज़ें की जा रही होंगी और भारत की तरफ से भी प्रयत्न होगा, लेकिन सवाल ये कि भारत का अगला स्टेप क्या है, क्योंकि लगातार मीटिंग का दौर जारी है और ड्रोन हमले उनके लगातार हो रहे हैं, और हम ये तस्वीरें भी भारत के लोग ज़्यादा देख नहीं सकते हैं। हम लोग ही सोच रहे हैं कि आखिरकार ये ड्रोन हमले ललित जी वैसे ही है जैसे, जी बिल्कुल, जैसे यूक्रेन बर्बाद होने के बाद, अपनी जमीन खोने के बाद भी रूस पर ड्रोन हमले करके दुनिया को बताता है कि हम ताकतवर है। वो जो जेलेंस्की है ना, जो एक कॉमेडियन है जिसने अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए अपने देश को युद्ध का मैदान बना दिया है, जिसने यूरोप की हसरतों को पूरा करने के लिए अपने देश को युद्ध का मैदान बना दिया है, ऐसा कॉमेडियन जो है वो यूक्रेन में तो हो सकता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है, बहुत दूरदर्शी हैं। तो यूक्रेन जो दिखाना चाहता है वैसे कॉमेडियन कौन है? शहबाज शरीफ। मैं वही कह रहा हूँ, वो फिर पाकिस्तान का जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ है। वो ये ड्रोन हमलों से दिखा रहे कि हम बहुत ताकतवर है, लेकिन हकीकत में भारत के सामने उनकी जमीन खिसक चुकी है और वहाँ पर तख्ता पलट का खतरा उत्पन्न हो गया। इसीलिए ये दोनों जो है ये आदेश करें मेरे आका, ठीक है, इस तर्ज पर सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री के सामने बैठ गए हैं। ये लंबा क्यों खींच रहा है? आपको लग रहा है ये बड़ा लंबा खींचेगा? क्योंकि हम आज कल की बात करें, कल जिस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही थी, कल के बाद आज बहुत हद तक शांति के साथ, बैठकों के साथ, आगे की रणनीति बनाने के साथ आज का दिन गुजरा है। हाँ, ये कि पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहा है कि उकसाने की कि भारत कुछ ऐसी कार्रवाई कर जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर उनको दिखाते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और क्या इसको लंबा खींचना पाकिस्तान के लिए तो नुकसानदेह होगा ही? भारत की स्ट्रेटेजी क्या है? मेरे विचार में ललित जी, ये युद्ध जो है वो जितना लंबा खींचेगा भारत को उतनी सामरिक और रणनीतिक बढ़त मिलेगी, फायदा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आप एयर स्ट्राइक से ठिकानों को नष्ट कर सकते हो, लेकिन आप इलाकों पर कब्जा नहीं कर सकते। आपको यदि इलाकों पर कब्जा करना है, अंदर घुसना होगा। जी, तो आपकी सेना को अंदर घुसना होगा, जमीनी सेना को अंदर घुसना होगा। तो भारत इस मोर्चे पर काम कर रहा है। न केवल भारत जो है वो अभी एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के संवेदनशील इलाकों को हमने उड़ाया है, इसके साथ ही साथ भारत वहाँ के लोगों का विश्वास जीतने की नीति पर भी काम कर रहा है। जैसे कि आपने कल बताया था कि वो पंजाब में तो कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान या वो एरिया उसने छोड़ दिया है, दूसरे एरिया को छोड़ दिया था कि वहाँ के लोगों को कुछ और ललित जी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसे भारतीय सेना जब
बांग्लादेश अलग हुआ और बांग्लादेश भारतीय सेना गई तो भारत पर जो फूल मालाएं फेंकी गई, वहाँ के बांग्लादेश की जनता ने फेंकी, और वहीं पर जो पाकिस्तानी सैनिक है वहाँ पर हमले हुए, बड़ी मुश्किल से भारतीय सैनिकों ने उनको बचाया था। भारतीय सैनिकों ने बचाया था पाकिस्तानी सैनिकों को बांग्लादेशियों से। तो यही हाल होंगे आने वाले समय में यदि ये युद्ध ज़्यादा चलता है कि बलूचिस्तान में भारतीय सेना पर फूल फेंके जाएंगे और ये पाकिस्तान जैसे अपने सेंटर्स को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो यदि ये युद्ध ज़्यादा चलता है तो इसमें भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक विजय होगी और भारत निश्चित तौर पर बलूचिस्तान आज़ाद होगा, खैबर पख्तूनवा आज़ाद होगा और पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े हो जाएंगे। ललित जी, मतलब अगर जितना लंबा चलेगा उतना रणनीति बनाने में हमें भी सहयोग होगा, दूसरे देश भी साथ। लेकिन क्या इसमें ये एक टेंशन नहीं होगी कि दूसरे देश जो है वो मदद कर रहे हैं पीठ पीछे? जैसे हम तुर्की के विमान की बात करते, कल हम चर्चा कर रहे थे, मालवाहक विमान गया, आज उन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये स्ट्रेटेजिकली या प्लानिंग से ये सही नहीं हो सकता? क्योंकि हम अगर ये जानते कि वहाँ पर मालवाहक विमान है तो उसको ही ठीक से निशाना बनाया जाए और उसको उड़ा दिया जाता तो शायद आज स्थिति कुछ अलग होती। ऐसा चलिए देखिए, दो बातें हैं। एक तो कर्ज लेकर युद्ध कभी जीते नहीं जाते, भारत इस बात को जानता है। दूसरी बात है कि भारत इसलिए भी लंबा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि जो हमारे मूल्य हैं वो संग्रहण के मूल्य हैं। मतलब हमारे गरीब से गरीब घर में हमारी माता बहनों के पास सोना मिल जाता है, हाथ का कड़ा मिल जाएगा, मंगलसूत्र मिल जाएगा, और जो सोना है धरोहर है हमारी। मतलब हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम कठिनाई के, सोना इसलिए खरीदा जाता है ना कि कठिनाई के समय में उसका उपयोग कर ले। तो ये जो ताकत है, और ये एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। पाक के हमलों का जवाब पीओके में भारत ने भीषण हमले किए हैं। देखिए, हम कह रहे थे कि पंजाब में कर रहा है, पीओके में किए हैं। पाक के हमलों का करारा जवाब, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत ने भीषण हमले किए। अब देखिए, एक एक करके बताएंगे कौन कौन से हमले पीओके में किए गए हैं। तो पाकिस्तान के ड्रोन हमले का ये करारा जवाब, भारत ने पीओके में भीषण हमले किए हैं। आतंकी ठिकाने, मुझे लगता है कि ये आतंकी ठिकाने पीओके के जो भारत के टारगेट पर होंगे और लगातार उन पर ये जो है हमले, जो हम कह रहे थे कि जो प्लानिंग चल रही थी वो ये थी। आतंकी ठिकाने बताए जा रहे हो, लेकिन ये सैन्य ठिकाने भी होंगे क्योंकि वहां की सेना भी आतंकी है। जी हाँ, सेना भी आतंकी। ठीक है, तो भीषण हमले किए गए जलालपुर जाटान। देखिए, ध्यान रखिए, जलालपुर जाटान इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी पर भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ तो ये बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ पीओके में भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यानी कि हम लोग कह रहे थे कि कितने ये चुप क्यों हैं, तो वो ये जो रणनीति बनाई जा रही थी, आतंकी ठिकानों को अब टारगेट किया जा रहा है। जो हम कह रहे हैं 9 हुए, अब 21 अभी करने हैं, तो वो तमाम ठिकाने जो अब भारत की जद में है। और इधर एलओसी पर दोनों तरफ से भीषण फायरिंग की खबर भी सामने आ रही है। वहीं पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले की खबर सामने आ रही है। भारत ने बड़ा जवाब दिया है। जलालपुर जाटान में ड्रोन हमले करके भारत ने बड़ा जवाब दिया है। लेकिन इधर एलओसी पर भी भारत जवाब दे रहा है। पीओके में कई ठिकानों पर भारत ने जवाबी हमला किया है। आप देखना होगा कि कौन कौन सी वो जगह है। देखिए, जलालपुर तो सामने आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी जगह है जलालपुर जाटान जहां पर भारत ने भी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अभी दिलचस्प है कि भारत के पास तो एयर डिफेंस जो है वो पूरा है, उनके पास नहीं। तो ये देखिए, इससे पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, इनके पास वो सिस्टम नहीं है जो इस हमले को बचा सके। मतलब आप हमला कर सकते हो, लेकिन अपने आप करो हमले, आप करो हमले, आप 50 करो, 300 करो, हम हमारे S-400 से रोक लेंगे। आप क्या करो? मतलब ललित जी, कितनी अच्छी रणनीति है भारत की कि हम हमले भी करेंगे और अपने लोगों को बचा भी लेंगे। तो भारत बचा भी रहा है अपने लोगों को और हमले भी कर रहा है। यानी हमारा गोलकीपर भी अच्छा है। जी, और मेरे फॉरवर्ड में जो खेलने वाले खिलाड़ी है वो भी टॉप। पाकिस्तान सिर्फ हमले करना जानते हैं, अब न तो अपने आप को बचा पा रहे हैं, न अपने लोगों को बचा पा रहे। अब देखिए, जो भारत के ड्रोन हमले हैं वो बहुत ही भीषण हमले हैं और निश्चित तौर पर जहां पर भी ड्रोन हमले गिरे हुए होंगे वो इलाके पूरी तरीके से तबाह हो गए। तो भारी नुकसान पहुंचा होगा, इससे भारी नुकसान पहुंचा होगा। जलालपुर जाटान, ये कौन सा एरिया सर? क्या ये पीओके का ये एरिया, ये आतंकी गढ़ होगा जहां पर ये तमाम, क्योंकि आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। और आप तो ये भी कह रहे कि वहां के सैन्य
सैनिक भी आतंकी देखिए हैं। जो मुजफ्फरपुर वाले जो इलाके मुजफ्फराबाद वाले मुजफ्फराबाद वो तो पूरा आतंकी गढ़ है। वो आतंकी गढ़ है। तो वहां से लेके पंजाब तक, बहावलपुर तक आप चले जाएं, मुरीद के चले जाएं, तो और सबसे बड़ी बात है ललित जी इस देश में कि इनके जहां पर आतंकी ठिकाने, उसके पास इनके सैन्य ठिकाने भी हैं। अच्छा, ठीक। मतलब एक इन्होंने कवच बना रखा है कि जैसे आतंकियों को यदि भारत में घुसाना हो तो फिर ये क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं। तो भारतीय सेना का ध्यान वहां पर जाता है, बीच में क्या करते हैं, आतंकियों को अंदर घुसा देते हैं। उसी नीति पर ये काम कर रहे हैं ताकि फिदाइन जो है वो भारत के अंदर आ जाए, लेकिन भारतीय सेना बहुत सतर्कता से काम कर रही है और यही कारण है कि जो जवाबी कार्रवाई के तहत आतंकियों को वहीं पर मारा जा रहा है। यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी है, उस पर जो वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं, और वो उसके आड़ में आतंकियों को अंदर घुसाना चाह रहे हैं। और अंदर के ड्रोन अटैक जो है वो भटकाने का उनका इरादा है कि ध्यान भटक जाए। जी जी। तो लेकिन एक तो बड़ा जवाब है भारत की तरफ से, और यानी कि ये जो रणनीतिक रूप से इसे सफलता कह सकते हैं भारत की, क्योंकि जलालपुर जाटान में ये ड्रोन हमले हुए और ये बड़े कामयाब है। और जैसे कि सर कह रहे हैं कि उन्होंने जो हमले किए उसको तो हमने बचा लिया क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हम तबाह कर चुके हैं। मुझे लगता है दो थे, दो में से एक को तो हमने तबाह कर दिया है। मतलब आप पंजाब की राजधानी को नहीं बचा पाए, आप पाकिस्तान की राजधानी को, इस्लामाबाद को नहीं बचा पाए, तो फिर ये जो ये ठिकाने, इसको कैसे बचा पाएंगे? मतलब ये भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक विजय है कि भारत ने अब आतंकी ठिकानों के पास जो इनके सैन्य ठिकाने, उनको निशाना बनाया है। तो ये भारत को अब सैन्य बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जमीन पर भी, आसमान के साथ साथ। और जैसे उन्होंने कहा था, भारत पहले से कहता रहा कि हम सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, हम आम नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे, रिहायशी इलाकों में हमला नहीं करेंगे, हमारा टारगेट केवल और केवल आतंकवादी ठिकाने हैं जिनको हम पहले से चुन चुके हैं और उनका सफाया करना ये हमारा संकल्प है। उसके बगैर हम मानने वाले नहीं है। चाहे आप जो करना है वो कर लो, चाहे इंटरनेशनल रूप से आप समर्थन ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन इस मामले में भारत चुप नहीं होगा। और कूटनीतिक सफलता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भारत के साथ तमाम देश खड़े दिखाई दे रहे हैं और कम से कम भारत की ये जो प्रयास है, क्योंकि वो लगातार आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहा है, ये भी तो इंटरनेशनल लेवल पर दिख रहा होगा। ललित जी देखिए, बिल्कुल उदारता की एक सीमा होती है ललित जी। उदारता यदि एक सीमा से ज्यादा आगे चली जाए तो कायरता में परिवर्तित हो जाती है। तो वो जो एक महीन रेखा थी, उसको भारत ने अब समझ लिया है कि हमारी जो उदारता है, तो अब भारत जो है वो कूटनीतिक तरीके से दुनिया भर में यह तो बता रहा है कि हमने आतंकी ठिकाने नष्ट किए, हमने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, और भारत अपनी कूटनीति में सफल भी हुआ है क्योंकि अमेरिका ने भी कहा है कि आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। रूस ने भी यही कहा है, इवन चीन ने भी ये कहा है कि हम किसी भी आतंकवाद की आलोचना करते हैं। मतलब भारत कूटनीतिक तौर पर सफल हो गया। अब कूटनीति के साथ साथ रणनीतिक तौर पर कैसे सफल हो, तो फिर रणनीतिक तौर पर सफल होने के लिए हमने पहले इंतजार किया, अब आधी रात को हमारे ड्रोन ने हमला बोल दिया है। जमीनी स्तर पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये जो सारी सैन्य रणनीति है, और उधर बीएलए की आर्मी जो है वहां से पाकिस्तान के फौजी भाग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है ये पता ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान जो है वो अंदर ही अंदर टूट रहा है और बिना पैरों के आप आसमान छूने की बात नहीं कर सकते ललित जी। बिना पैरों के आसमान छूने की बात आप कर नहीं सकते, आप तो मजबूत है ही नहीं। पाकिस्तान आप खड़े नहीं रह सकते। पाकिस्तान की सेना कमजोर हो गई है। पाकिस्तान की सेना जो है उसको भारत ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मतलब हमने पाकिस्तान की सेना को अपंग कर दिया है, पाकिस्तान को अपंग कर दिया है। बिल्कुल, यानी कि उनके ड्रोन हम सहते रहे और हम लगातार उनका मुकाबला करते रहे क्योंकि हमारे पास डिफेंस सिस्टम मजबूत था और ये हमें पता था। लेकिन जिस वक्त हम हमला करेंगे, यानी कि वो जो कहते हैं ना कि एक बहादुर सा इंसान होता है और दूसरा सामने वाला 10-15 मार देता है तो वो खा लेता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब मैं एक तगड़ा वार करूंगा और उसके बाद ढेर कर दूंगा। तो ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी कि इस वक्त तो उनके यहाँ कितना नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं कि उनके यहाँ डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं है। एक था जिसको हमने ध्वस्त कर दिया है, दूसरा होगा, उसका कितना इस्तेमाल ये लोग करते हैं या नहीं, वो भी डिफेंस सिस्टम हमने ध्वस्त किया है या नहीं किया, ये भी जानकारी भगदड़ मच गई होगी पाकिस्तान में, भगदड़ मच गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कितने हमले किए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने ड्रोन गिराए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर धीरे धीरे वो तमाम खबरें सामने आएंगी। फिलहाल तो बड़ी बात है कि 26 ठिकानों पर पाकिस्तान ने जो है निशाने बनाए थे, यानी कि लोकेशन प्रॉपर उनकी थी। 26 लोकेशन उन्होंने ट्रेस की जहां पर उनको जो है ड्रोन गिराने थे। 4 राज्य जानबूझ के चुने गए
ताकि वो कभी इस राज्य, देखिए वो भी आप देखिए कि अगर वो गुजरात में कर रहे हैं तो दूसरा हमला गुजरात में नहीं किया, दूसरा हमला उन्होंने गुजरात के बाद राजस्थान में किया। फिर इधर आप जब तक इधर राजस्थान में करते हो, इधर आप दूसरे प्रदेश में चले जाते हो, यानी कि एक के बाद एक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, और ये इस तरह के हमले कर रहे हैं। और वो 26 ठिकानों में भी वो अलग अलग चुने हुए ठिकानों ललित जी देखिए, ये जो राज्य है इनसे सबसे ज्यादा दुश्मनी है पाकिस्तान की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान यही राज्य पहुंचाते हैं। एक तो गुजरात के मोदी जी हैं, तो ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का नुकसान है। तो वो एक अंदर ही अंदर वो गुस्सा है, जलन है, गुस्सा है, कच्छ के रण में, कच्छ का जो रण है वहां पर हम पाकिस्तानियों को रोन चुके हैं, वहां पर रोंदा है हमने पाकिस्तानियों को, तो वो सैन्य बढ़त है। दूसरी बात है, राजस्थान के जो रणबांकुरे हैं वो सेना में सबसे ज्यादा है। राजस्थान के जो रणबांकुरे वो फ्रंट पे लड़के हैं, और पंजाबी जो हमारे पंजाबी भाई है वो तो भारत का मुकुट है। तो यही कारण है कि ये जो पश्चिमी मोर्चा है पूरा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे सैन्य ठिकाने, तो पाकिस्तान तमाम कोशिशों के बावजूद आज़ादी के बाद 8वां दशक हो गया है, पाकिस्तान इन इलाकों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, लेकिन उसकी कोशिश से बदस्तूर जारी है। देखिए 26 जो जगह हमले किए गए थे, अब उनको आप देखिए तो बड़ा आश्चर्य, अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन है, पुलवामा, अखनूर, नगरकोट, उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, लालगढ़, जट्टा, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, और भुज है, भुज गुजरात का भुज, उसको भी वो निशाना बना रहे हैं। तो ये देखिए कहाँ वो राजस्थान में पहुंच जाते हैं, कहाँ गुजरात में पहुंच जाते हैं, कहाँ एकदम से पंजाब में अटैक कर रहे हैं। ये जो रणनीति थी, ये जमीनी भारी नहीं ललित जी, ये जमीनी सीमा जो है, ये पूरे इलाके में जमीनी सीमा लगी हुई है। तो पाकिस्तानियों को यहाँ पर समान ज़मीन मिलती है, मतलब समान दूरी से वो हमला कर सकते हैं। जहाँ पर भी ज़मीनी सीमा मिलती है तो फिर आप समझ लीजिए कि 50 मीटर 100 मीटर जो है वहाँ से जैसे सीमा ख़त्म होती है तो उसके बाद से हमला कर सकते हैं। तो यही कारण है कि पाकिस्तान इन इलाकों को चुनता है, क्योंकि इनकी पाकिस्तानियों की इतनी हैसियत नहीं है कि भारत से समंदर में लड़ पाए। अच्छा, ये जो LOC पे जब हम गोलाबारी की बात करते हो तो इसमें भी तो हताहत होते होंगे दोनों तरफ से, लेकिन भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और बड़ा माकूल जवाब जिसको हम कहते हैं वो दिया जा रहा है। जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि LOC पर जब भारी भरकम हथियारों का गोला बारूद का उपयोग किया जाता है तो जो सीमावर्ती इलाकों में जो लोग बसे उनके घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ, शेलिंग कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल जी। तो निश्चित तौर पर ये नुकसान तो दोनों तरफ होता है, क्योंकि जो हथियार है, हथियार तो अपना काम करता है, वो न ज़मीन देखता है न लोग देखता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलाके पूरे आप देख लीजिए कि डोडा ले लें आप, राजौरी ले लें, मुस्लिम बाहुल्य इलाके। हाँ, ये उनका तो टारगेट गुरुद्वारा है, उनका टारगेट अब आप सोचिए स्कूल से कि आप करतारपुर साहिब के नाम पर सिखों को अपने देश में आमंत्रित कर रहे, और सबसे ज़्यादा आपने गुरुद्वारे को टारगेट करके वहीं पर सिख मारे गए, सिख भाई हमारे मारे गए। तो पाकिस्तान का कोई सगा नहीं है। ये पाकिस्तान जो है बहुत ही, ये न केवल देश के तौर पर बहुत निम्न स्तर का है, लेकिन इनकी जो सोच है उससे भी घृणा होती है। बिल्कुल आपस में ही लड़ लेंगे वो, पंजाब वर्सेस बंगाल, मतलब वो जो बांग्लादेश हो चुका है। लीजिए जो देश जो है वो बंगालियों को, जो उनके अपने भाई थे, उन बंगालियों की महिलाओं से इतना निर्मम तरीके से पेश आ सकता है, वहाँ के बुद्धिजीवियों को चुन चुन कर मार सकता है, जो अपने देश के उस बंगाली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनको 25 साल तक संभाल के नहीं रख पाया, और 25 साल में दूसरा टुकड़ा हो गया। तो वो बलूचिस्तान जैसी जो सांस्कृतिक तौर पर परिपक्व लोग हैं उनको भी संभाल नहीं सकता। यही कारण है कि बलूचिस्तानी जो है उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुना है, और जब तक वो अलग नहीं हो जाएंगे बलूचिस्तान से, ललित जी, उनका विद्रोह रुकने वाला नहीं है, पाकिस्तान से अलग नहीं हो जाएंगे। तो ये जो देखिए, भारत ने भी एक बड़े तरीके के साथ वो पूरी प्लानिंग के साथ अटैक किया है, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, इसके पीछे भी बड़ा एक लंबा चौड़ा क्या नाम क्या क्या रखे आप, मंगलसूत्र रखे, सिंदूर रखे, या फिर और कुछ रखे, संदेश देने का। और सोफिया कुरैशी खास संदेश, ये कितनी बड़ी बात है। भारत की विविधता, सिंदूर में भी संदेश है, सोफिया कुरैशी में भी संदेश है, भारत की विविधता, भारत का अच्छा, बलूचिस्तान के बारे में भी जानकारी मिली, वहां भी एक महिला आइकॉन है जो वो इस ऑपरेशन, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जी नहीं, मैं उनकी बहुत भाषण सुनता हूं उनके, वो डॉक्टर महरंग बलूच, महरंग बलूच, ललित जी वो डॉक्टर हैं, और उनके जो पिताजी है वो जब 11 या 12 साल की थी तो उनके पिताजी का अपहरण हो गया, उनके पिताजी गायब हो गए, उनकी संभवतः लाश मिली,
तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ते हैं उनके साथ यही बर्ताव करती है। यही कारण है कि बलूचिस्तान के लोगों के मन में इस पाकिस्तान की आर्मी के प्रति इतनी घृणा है कि आप महरंग बलोच के यदि भाषण सुने होंगे आपने, तो लीची वो कहती है कि ये जो पाकिस्तानी है, वो ऐसे ही कहती है, ये पाकिस्तानी चोर है, इन्होंने हमारी ज़मीन को चुराया है और इन चोरों के साथ हम नहीं रहेंगे। ये हमें क्या सिखाएंगे जिन्होंने भारतीयों के सामने 93,000 भारतीयों के सामने जिनकी पतलूनें उतार ली थी। मतलब वो बहुत खुल के बोलती है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जी, जाता है क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो पढ़ा लिखा युवा है, सबके मन में गहरी नफरत है पाकिस्तानियों के प्रति, बहुत गहरी नफरत है। और वो कहते भी हैं कि हमारे आंसुओं पर पंजाब मुस्कुराता है। तो क्योंकि वहाँ के संसाधनों को आप लूट रहे हैं, वहाँ के जो, आप सोचिए कि आपने चीन को वहाँ का प्रोजेक्ट दे दिया, आप अमेरिका को वहाँ के प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो आप बलूचिस्तान का डेवलपमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं? आपको लगता है वो कितने मजबूत है? क्योंकि हमने एक ट्रेन वाला इंसिडेंट देखा था, ट्रेन को पूरे कब्जे में ले लिया था उन्होंने। अब ये थोड़ा कल्पना करना मुश्किल था कि आखिर क्या इतने मजबूत। उस वक्त तो ऐसा लगा था मुझे कि अब पाकिस्तानी सेना को वहां से उखाड़ के फेंक दिया है, लेकिन मजबूत पाकिस्तानी सेना उस वक्त रही है। देखिए, बलूचिस्तान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत कठिन है। दूसरी बात है कि ज़मीन ज़्यादा है और जनसंख्या बहुत कम है। तो जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा होती है और जनसंख्या कम होती है, तो वहाँ पर एक प्रकार का गुरिल्ला वार शुरू होता है। गुरिल्ला वार। हाँ जी। तो और ये लोग जो है वहाँ पर जो कबीलों में अलग अलग बटे हुए रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो हमारे जनजातीय बंधु रहते हैं या जो आदिवासी बंधु जिनको हम कहते हैं रहते हैं, तो कबीलों में बटके रहते हैं वहाँ पर। तो ये कारण है कि न केवल ट्रेन का अपहरण किया, लेकिन न जाने कितने पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया। दूसरी बात है कि पाकिस्तानी फौजी वहाँ पर चौकियाँ बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं और वो चौकियाँ छोड़कर भी भाग खड़े हुए। तो उन दुर्गम इलाकों में जाके वापस पाकिस्तानी फौज का कब्जा करना बहुत मुश्किल है। मतलब बलूचिस्तान को आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता। और भारत के इस हमले ने, भारत ने जो मनोवैज्ञानिक लाभ दिया है, भारत ने जो बलूचिस्तान के जो आज़ादी के समर्थक लोग हैं उनको इससे जितनी प्रसन्नता हुई होगी, वो जो है वो भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाती है। और निश्चित तौर पर यह युद्ध जब तक थमेगा तब तक बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। अब वो देखिए, वो जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, महरंग बलूच हो चाहे फिर सोफिया कुरैशी इस तरफ हो, तो तमाम जो है ऑपरेशन व्यमिका हो, ऑपरेशन सिंदूर नाम देना हो, ये पूरा जो एक संदेश जिसको आप कह रहे हैं कि एक संदेश देने की कोशिश है, और इसके पीछे एक बड़ी रणनीति, इसमें एक समानता भी नजर आती है। ललित जी, क्या बलूचिस्तान में देखिएगा कि वहाँ के आज़ादी का आंदोलन क्या जो समर्थक है या जो नेतृत्व कर रही है महिलाएं कर रही है? बलूचिस्तान मतलब बलूचिस्तान में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, आप वहाँ पर गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर सिख भी हैं, वहाँ पर हिंदू भी है, तो वहाँ पर वो सांप्रदायिक टकराव या द्विराष्ट्रवाद जैसा कुछ नज़र आता नहीं है। बलूचिस्तान की एक अपनी अलग सी संस्कृति, उनका जीने का तरीका अलग से, और वो भारत को इसीलिए बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी जो महिलाओं को लेकर आप पाकिस्तान के अन्य इलाकों में देखें और आप पाकिस्तान में देखें, वहाँ पर महिलाएं जो है बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को लेकर वहाँ की महिलाएं ज़्यादा मुखर है, ज़्यादा प्रखर होकर वो सड़कों पर है और वो पाकिस्तानी फौजियों का सामना भी करती है। ये कारण है कि पाकिस्तानी फौजी जो है वो उन महिलाओं का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न भी करते हैं। भारत कैसी मदद कर सकता है? भारत जब तक अंदर नहीं जाता तब तक वो सैन्य मदद बलूचिस्तान